सो गाइज वेलकम बैक एंड दिस साइड और विजय है और आप सभी लोगों का दोबारा से स्वागत है ई पाठशाला के चैनल पे। चैप्टर 13 आप देख सकते हैं महात्मा गांधी और हम साथ में नेशनल मूवमेंट के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। वीडियो के 2 पार्ट अपलोड है एंड दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपने वीडियो के दोनों पार्ट देखे होंगे। तीसरे पार्ट में आपको थोड़ी सी कहानी आगे जानने को मिलेगी। किताब के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत कुछ एक्सप्लेन करने के लिए समझाई गई है, बट मैं इन शॉर्ट में आपको सारी चीज़ें तबियत से बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप डायरेक्टली एक इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है उनके ऊपर ही आप फोकस कर सके, इंपॉर्टेंट पहलुओं के ऊपर फोकस कर सके। अगर आपने वीडियो का तीसरा पार्ट देखा है तो मैं मानता हूं कि आपने वीडियो के दोनों पार्ट देख लिए होंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर और टेलीग्राम पे हम सभी लोग आपके साथ जुड़े रहते हैं। तो अगर आप सभी ये प्लेटफॉर्म पे यूज़ करते हैं तो आप हमारे साथ इन सभी चीज़ों पे ज़रूर जुड़िएगा। तो हमने पिछली क्लास जो अभी तक हमारी पहले और दूसरे पार्ट में चली, हमने देखा था किस तरीके से गांधी जी 1915 के अंदर भारत में एंट्री मारते हैं और 1915 के बाद से लेकर लास्ट 1919 जब तक आपका क्या कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड नहीं होता है, तो जब तक गांधी जी कुछ ना कुछ मूवमेंट चलाते हैं 17 में, 18 में, 19 में, है ना। 18 में और 19 में तो कांड हो जाता है ना, हमें पता था। 19 में कांड होने के बाद दैट मींस जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद फाइनली यहां से एक स्टोरी आगे बढ़ती है। इस स्टोरी में हम खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दोनों के बारे में समझेंगे। सिविल डिसओबियंस मूवमेंट क्या था वो भी समझने की कोशिश करेंगे और क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ये गांधी की स्टोरी है जिसमें गांधी जी पूरी तरीके से नेशनलिस्ट मूवमेंट के ऊपर कहां पे जोर देते हैं और किस तरीके से आज़ादी हमें मिलने लग जाती है। और ये पहलू उसी से लिंक करते हुए आते जा रहे हैं ना। मतलब किसी भी क्रांति को लाने के लिए आप सभी लोगों को पता है बहुत लंबा दौर लगता है। हमने 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजन सारे हमने एस्पेक्ट पढ़ने की कोशिश करे थे। तो ऐसे ही हमें सारे पढ़ने पड़ेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट विद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसे बोलते हैं हिंदी में असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन अगर हम देखें तो 4 सितंबर 1920 में स्टार्ट हुआ। इसका मेन मकसद क्या था? 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस हत्याकांड को पूरी तरीके से मुंहतोड़ जवाब देना। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में सिंपल शब्दों में सभी लोगों से दरख्वास्त करी गई। इस कैंपेन को चलाने का श्रेय महात्मा गांधी को दिया जाता है। इसमें सभी लोगों से कहा गया भाई इस टाइम पीरियड में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था और उस टाइम पीरियड में क्या कहते हैं सेंसरशिप लगा दी गई थी, अखबारों के ऊपर लॉलेट एक्ट लगा दिया गया था, है ना। और उसके बाद आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में काफी अच्छी तरीके से पता होगा। हम लोगों ने कैंपेन चलाया था लेकिन उस टाइम पीरियड में मार्शल लॉ लगा दिया गया था और मार्शल लॉ लगाने के बाद बड़े बड़े कांग्रेस लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया था। और जब गिरफ्तार कर लिया गया तो बेचारे गांधी क्या और दूसरे नेशनल लीडर क्या कर सकते थे? दैट इज वाई जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड होने की वजह से गांधी जी ने सभी को बोला कि भैया हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाना पड़ेगा। इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर हमें सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। क्या रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी? सबसे पहले तो हमें क्या कहते हैं इस इशू के अंदर हमें मुसलमानों को भी साथ में जोड़ना होगा, क्योंकि अभी तक जो भी आंदोलन चल रहा था उन सभी आंदोलनों के अंदर सभी लोगों की पूरी तरीके से हमें भागीदारी देखने को नहीं मिली। कैसे नहीं मिली? एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल के लिए याद करिए 17 में मूवमेंट हुआ चंपारण एपिसोड, सिर्फ बिहार की जनता वहां पे थी। खेड़ा में मूवमेंट हुआ, सिर्फ खेड़ा की जनता वहां पे थी। उसके बाद अहमदाबाद मिल वर्कर के साथ हुआ, सिर्फ अहमदाबाद के मिल वर्कर से साथ में थे। लेकिन अभी तक ये जो एपिसोड या जो बातें चल रही थी ना, गांधी जी यहाँ पे लोगों के दिल में छा तो रहे थे लेकिन पूरी तरीके से वर्ल्ड वाइडली सभी को जोड़ नहीं पा रहे थे। अब यहाँ पे एक मौका मिला था 1919 के अंदर कि एक जो हत्याकांड हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, उसी टाइम पीरियड पे गांधी जी ने डिसाइड करा कि वो खलीफा इशू जो पूरे भारत में चल रहा है ना उसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ जोड़ देंगे। और इससे क्या होगा, हिंदू और क्या कहते हैं मुसलमान दोनों ही ब्रिटिश सरकार कॉलोनियल रूल के खिलाफ आ जाएंगे। अब ये कैसे होगा? इसके लिए यहाँ पे होगा एक कहानी आपको जाननी पड़ेगी, वो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ साथ में खिलाफत मूवमेंट के बारे में जानना। इसमें क्या था, अगर आपको याद हो प्रथम विश्व युद्ध 1919 से 1918 के बीच में चल रहा था और ऑफ कोर्स उस टाइम पे अलायंस फोर्सेस यूके, ब्रिटेन, रशिया आपस में लड़ रही थी। किससे लड़ रही थी? धुरी गुट से। धुरी कौन से थे? जर्मनी, जापान और इटली। उस टाइम पीरियड पे हमने इसके बारे में पढ़ लिया था। लेकिन अगर आपको याद हो तो उस टाइम पीरियड पे ऑटोमन एम्पायर का जो हिस्सा था ना, ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा वो कैप्चर कर लिया गया था ब्रिटेन के द्वारा। देखो ऑटोमन एम्पायर हैड बीन डिफीटेड एंड ह्यूमिलेटेड बाय द अलायंस फोर्सेस। अलायंस फोर्सेस जो थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीते थे। इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर क्योंकि वो लोग उस टाइम पे वहां पे बिजी थे और यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर जो आज का मैं कह सकता हूँ टर्की का हिस्सा बोल सकता हूँ मैं, आज का टर्की का हिस्सा ऑटोमन एम्पायर है। यहाँ पे मुसलमानों के लिए अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता हो तो हमें पता था कि प्रॉफिट मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद के बारे में हमने क्लास 11 की हिस्ट्री में पढ़ा था कि प्रॉफिट मोहम्मद जो मोहम्मद है उनके मरने के
बाद क्या कहते हैं हमने खलीफाओं की इस्टेब्लिशमेंट करी थी, खलीफाओं की इस्टेब्लिशमेंट करी थी। और सभी खलीफाओं में से 4 खलीफा बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिसमें से हमें पता था अबू बकर थे, उसके बाद हमें क्या कहते हैं फिर पता था हमें क्या कहते हैं उस्मान थे, फिर उस्मान थे, और उसके बाद अली लास्ट में थे। और ऐसे ही ऑटोमन एम्पायर के अंदर भी खलीफा राज किया करते थे। तो ये खलीफा सभी मुसलमानों के लिए एक, मैं कह सकता हूँ, एक भगवान की तरह, एक गुरु की तरह हो सकते थे। तो ऑटोमन एम्पायर के अंदर भी खलीफा राज कर रहे थे। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सिंपल सा ये हुआ कि ऑटोमन एम्पायर से राजाओं को, खलीफाओं को हटाया जाने लग गया। और जब खलीफाओं को हटाया जाने लगे तो मुसलमान जो भारत के अंदर थे वो विरोध करने लगे ब्रिटिशर्स का, कि वहां पे जो खलीफा को ऑटोमन एम्पायर से हटाया जा रहा है उनको रिगेन दिया जाए, उनको दोबारा से क्या कहते हैं उनकी पोस्ट पे दोबारा से लाया जाए। तो ये छोटी सी डिमांड थी। और इंडिया के अंदर क्या कहते हैं इसका विरोध मुसलमान कर रहे थे, क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो इंडिया के अंदर रह ही रहते, वो तो हमें पता ही रह रहे थे। लेकिन सिंपल सी बात है, वो अकेले तो कुछ नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पहले तो यहाँ पे शौकत अली, उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, और कांग्रेस के कुछ मेंबर, उन्होंने कहा ठीक है अब इंडियन मुस्लिम मूवमेंट चलाया जाएगा। इसमें क्या होगा कि हम लोग आपका सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट क्या करेंगे, एक खिलाफत कमेटी बनाई गई। खिलाफत कमेटी 2 भाइयों के द्वारा बनाई गई। खिलाफत कमेटी का बनाने का मेन मकसद था कि खिलाफत मूवमेंट सपोर्ट किया जाएगा। इससे क्या होगा कि हम तो दोनों ही ब्रिटिशर्स का अगेंस्ट में है। एक तरफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हमने सभी से कहा कि बहिष्कार करो, और एक तरफ नॉन खिलाफत मूवमेंट जो है, मतलब मेन है खलीफा मूवमेंट जो चल रहा है, उसमें वो चाह रहे हैं कि खलीफा को रीगेन पावर दी जाए। तो दोनों का एक ही रूल है, दोनों का एक ही दुश्मन है। तो गांधी जी ने कहा कि यूनाइट हो जाओ दोनों आपस में, यूनाइट हो जाओगे तो फिर हम इंडियन मुस्लिम मूवमेंट चला देंगे। इसमें क्या होगा कि मुसलमानों की डिमांड भी पूरी हो जाएगी, और इसमें जो हिंदू जो लोग हैं वो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है उसके खिलाफ भी हो जाएंगे। तो इस हिसाब से दोनों आपस में ज्वाइन हो गए, और जब दोनों आपस में ज्वाइन हुए तो देन फाइनली ये कहा गया कि ठीक है हमें हिंदू और मुस्लिम यूनिटी के बारे में सोचना चाहिए, और हम इसी मूवमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। गांधी जी ने कहा कि हम इसमें अश्योरिटी तो नहीं दे सकते पर आपका साथ जरूर देंगे। तो इस तरीके से ये मूवमेंट हिंदू मुस्लिम यूनिटी की तरफ बढ़ा, और ये मूवमेंट काफी ज्यादा कामयाब हो रहा था। काफी ज्यादा कामयाब होने की वजह से मैं कह सकता हूं कि बहुत सारे छात्रों ने जो स्कूल जाते थे स्कूल जाना छोड़ दिया, जो कॉलेज जाते थे कॉलेज जाना छोड़ दिया, जो ब्रिटिश के कॉलेज में जाते थे वो जाना छोड़ दिया। बहुत सारे लॉयर्स ने कोर्ट को अटेंड करना बंद कर दिया। बहुत सारे लोगों ने क्या कहते हैं वर्किंग क्लास लोगों ने हड़ताल करी। बहुत सारे टाउन्स में, सिटीज में हड़ताल होनी चालू होगी। मजदूर वर्ग काम पे नहीं जाता था। अगर मैं बात करूं नॉर्थ क्या कहते हैं आंध्रा के इलाकों में जो ट्राइबल्स कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने फॉरेस्ट के लॉ को मानना बंद कर दिया। फॉरेस्ट लॉ याद करिए 9th क्लास में पढ़ा होगा, रिजर्व फॉरेस्ट, कंजर्व फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट, 3 टाइप के फॉरेस्ट होते थे। उन फॉरेस्ट के अंदर ट्राइबल्स ग्रुप के लोगों को जाने की परमिशन नहीं दी। लेकिन अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि नहीं, आप मतलब ट्राइबल्स लोगों ने कहा कि आपके रूल को नहीं माना जाएगा क्योंकि हम तो आपके खिलाफ है। तो खिलाफ होने के लिए बहुत सारी चीजें, अवध के बहुत सारे किसानों ने टैक्स पे करने से मना कर दिया। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हुए। ये सेम बिल्कुल वैसा रूमर्स फैलाया जा रहा था जैसा पूरी तरीके से मंगल पांडे वाली क्रांति में हुआ था। मंगल पांडे में 1857 में पूरी तरीके से सारे लोग एक साथ हो गए थे, हिंदू और मुस्लिम एक साथ हो गए थे। वहां पे हिंदुओं के लिए खतरा था कि वहां पे गाय की जो हड्डियां थी वो आटे में पीस के मिलाई जा रही थी, और वहां मुसलमानों के लिए खतरा था कि सूअर की चर्बी का कारतूस बनाया जा रहा है। वो उनके सोल्जर थे, है ना, ब्रिटिशर्स के। सेम ऐसा ही वहां पे भी हो रहा है। तो आप ये नोटिस करेंगे कि पूरी तरीके से ये फोकस करने वाली बात है कि वही क्रांति का रुख ये ले रही है जैसे गांधी जी चाह रहे थे, और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सेम वैसा ही एक साथ मिलकर आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे लुइस चेस्टर करके लिखते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिकम द नेम ऑफ एन एपॉक ऑफ द लाइफ ऑफ द इंडिया एंड द महात्मा गांधी। महात्मा गांधी बिलीव्ड इन अ सिंपल एंड हाई लिविंग। अब ये कोट है उनका, ये कोट अगर आप याद करें भी ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि बुक के अंदर ना ऐसे बहुत सारे राइटर्स के, बहुत सारे हिस्टोरियंस के जिन्होंने गांधी जी के ऊपर बुक लिखी है ना, उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखे दिखाने की कोशिश करी है। अभी बुक आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि कभी कभार एग्जामिनर, आपको पता है टर्म 1 के अंदर हमने देखा था कि एमजी क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछ लिया करता था। लेकिन अब यहाँ पे ना कांड क्या हुआ वो समझने की कोशिश करते हैं। ये प्रोटेस्ट वर्ल्ड वाइडली सभी जगह फैलने लग गया। इसका विरोध स्थानीय राष्ट्रवादी के हाथों में चला गया, फिर बहुत निचले स्तर के लोगों तक पहुंचना चालू हो गया कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया। तो गांधी जी ने सभी लोगों को कहा कि भाई हमें सेल्फ डिफेंस रखना चाहिए, अहिंसा करिएगा, मतलब किसी पे हाथ मत उठाइएगा, सत्याग्रह पे चलिएगा। इसलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट काफी लंबे समय तक चल पाएगा। इसका मेन मकसद होता है कि हम सेल्फ रूल चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि आप पूरी तरीके से आप हमारे ही देश के अंदर आए, हमारे ही संसाधनों को लूटें वगैरह वगैरह, और आप सभी हम पे ही क्या कहते हैं कार्रवाई करते रहे। तो लेकिन क्योंकि ये जो आंदोलन था 1920 में स्टार्ट हो रखा था,
और इसकी फिर फाइनली क्या कहते हैं नेशनलिस्ट लीडर जो थे, लोकल नेशनलिस्ट लीडर, गांव-गांव के लेवल के लोगों के पास तक ये बात पहुंचे जाने लग गई और इसकी वजह से क्या हुआ, ये मूवमेंट पूरी तरीके से खराब हो गया और बहुत सारे इंडियंस ने क्या कहते हैं इंक्लूडिंग गांधी जी को इसके विरोध में जेल में डाला गया, क्योंकि उनका मानना, लोगों का ये मानना था कि गांधी जी ही लोगों को भड़का रहे हैं। और जब गांधी जी लोगों को भड़का रहे हैं तो एक केस हमें देखने को मिला था जिसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद करना पड़ गया था। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है, कैसे है, क्या क्या हुआ, वो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एम अच्छा था, हिंदू मुस्लिम को एक साथ जोड़ रहा है, बहुत अच्छी सोच थी। वहां पे खलीफाओं को दोबारा से पावर को रिगेन करना था और यहाँ पे हिंदुओं को सभी को एक साथ जोड़ के लाना था। तो गांधी की अप्रोच अच्छी थी, लेकिन वही वाली बात है कि कोई समस्या, कोई आंदोलन एक ही बारी में सक्सेसफुल हो जाए तो वो आंदोलन किस काम का। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई कि कांड हो गया जलियांवाला बाग हत्याकांड, चोरा चोरी, ठीक है ना। चोरा चोरी एक जगह थी फरवरी के अंदर, फरवरी 1922 के अंदर, क्योंकि मैंने बताया था कि ये मूवमेंट नेशनलिस्ट मूवमेंट हो चुका था, गांव गांव तक पहुंच चुका था। तो आज़ादी दो, आज़ादी लो, भारत छोड़ो, फलाना ढिमकाना, ये सारे नारे अंग्रेजों के खिलाफ लग रहे थे। अब ये मूवमेंट इतना ज़्यादा खराब जब हो गया जब चोरा चोरी के एक पुलिस स्टेशन के अंदर, क्या कहते हैं यूपी के अंदर, कुछ पुलिसमैन वालों को मार दिया गया और उसकी वजह से गांधी जी को इस वायलेंस का जिम्मेदार बोला गया कि इतने सारे, अब देखो जो मारे गए थे वो थे तो इंडियंस ना, वो करते थे ब्रिटिशर्स के उसमें काम, लेकिन थे इंडियंस। चोरा चोरी के इस कांड की वजह से क्या कहते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी जी ने कहा कि मुझे वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता है किसी एक भी बंदे की डेथ हो। क्यों नहीं चाहते? ऑफ कोर्स अगर डेथ हो जाएगी तो ऐसे आंदोलन का फायदा क्या कि इसमें भारतीय मारे जा रहे। तो ब्रिटिशर्स अकॉर्डिंग टू लॉ चलते थे, अकॉर्डिंग टू एक्ट के अनुसार चलते थे। तो उन्होंने गांधी जी को उठाया और जेल में डाल दिया। क्यों? फरवरी के अंदर इस आंदोलन को वापस लिया गया था और मार्च 1922 के अंदर गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। गांधी जी को ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे लोगों को जेल में डाला गया जो उस टाइम पीरियड पे ऐसे मूवमेंट में चल रहे थे। अब बहुत सारे लोग गांधी जी को बहुत अच्छा मानने लग गए थे और यहाँ पे गांधी जी लोगों के दिल तक पहुँचने लग गए थे। और गांधी जी ने 1922 में ये दिखा दिया कि हिंदू मुस्लिम को एक किया जा सकता है और हम देश की आज़ादी के बिल्कुल करीब हैं। हमारा सेल्फ रूल एक नाता था और हम पूरी तरीके से अपना ही सब कुछ बनाएंगे, अपना ही सब कुछ उगाएंगे, हम तुम्हारे ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड नहीं रहेंगे। इसकी वजह से मैं कह सकता हूँ गांधी जी को 6 साल की जेल हुई। माय गॉड, 6 साल की जेल, यानी कि 1922 में जब ये वापस लिया गया मार्च में, तो गांधी जी को 6 साल की जेल हुई। 6 साल की जेल में जो उस टाइम पे क्या कहते हैं, मैं बोल सकता हूँ कि कौन थे जिन्होंने 6 साल की जेल के लिए बोला था, तो जज ब्रूमफील्ड करके इनका नाम था। इन्होंने इतना बोल दिया था कि गांधी जी आप वन ऑफ द बेस्ट पर्सन है जिनको मैं अभी तक ऐसी सजा सुना रहा हूँ। इवन उन्होंने खुद कहा कि गांधी जी अगर आपको सजा कम करने की बात आएगी ना तो मैं बहुत खुश होऊंगा कि आपकी सजा कम कर सकूं या आपको क्या कहते हैं माफी दिलवा सकूं, क्योंकि ऑफ कोर्स गांधी जी है, नेशनल हीरो है। बहुत सारे लोग इनको बापू कहने लगे, महात्मा कहने लगे। तो 6 साल तक जेल में रख पाना इनको बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो ये बहुत मुश्किल है, लेकिन ऑफ कोर्स हर चीज अकॉर्डिंग टू लॉ होती है, अकॉर्डिंग टू कानून के अनुसार होती है। गांधी जी से बड़ा उस टाइम पे अंग्रेजों के लिए लॉ भी था और ये सभी लोगों को माना था, इवन गांधी जी भी मानते थे। सो दैट इज वाई यहाँ पे उनको जेल में रखा गया। अब ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड अगर हम बात करें तो 1915 में जब गांधी जी आए तो उस समय गांधी जी वो गांधी नहीं थे जो कई साल पहले, 20 साल पहले वो ब्रिटेन के आपके साउथ अफ्रीका में थे। 1915 के बाद जब गांधी जी इंडिया के अंदर आए और 1900 लास्ट अगर मैं कहूँ क्या कहते हैं आपका ये 22 तक, इस टाइम पीरियड तक गांधी जी को एक पीपल्स लीडर माना जाने लग गया। पीपल्स लीडर मतलब लोगों का नेता माना जाने लग गया, क्योंकि गांधी जी ने अपनी छवि ही कुछ इस प्रकार बना ली थी। वो पूरी तरीके से ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि नेशनलिस्ट मूवमेंट को एक मास मूवमेंट बनाया जा सकता है और उन्होंने इंडिया के मासेस के ऊपर फोकस करा। इंडिया का मासेस मतलब इंडिया के ज्यादातर लोग। उन्होंने जब 1 साल इंडिया के अंदर वो आए तो 1 साल उन्होंने सिर्फ यही देखा कि इंडिया के अंदर किस कैटेगरी के लोग रहते हैं। इसी हिसाब से इन्होंने अपना भी रिप्रेजेंटेशन अपने हिसाब से दिया। वो गांधी जी क्या करते थे, गांधी जी ने कहा कि मैं अगर नेता हूं तो मैं गरीबों का नेता हूं। उनका डिजायर था कि इस मूवमेंट को पूरी तरीके से एक नेशनलिस्ट मूवमेंट बनाया जाए, पूरे भारत के लोगों को इसमें जोड़ा जाए। इसलिए गांधी जी अपनी भाषा में, अपने ड्रेसिंग सेंस में, अपने पहनावे में, खान पान में, चाल चलन में, रहने में, स्वभाव में एक नॉर्मल नागरिक की तरह रहने लग गए, जिसकी वजह से ये लोकल लोगों से, बिल्कुल धरातल से जुड़े हुए लोगों से ये कनेक्ट होने लग गए। और इसका जीता जागता एग्जांपल हमने ये देखा कि दूसरे नेशनलिस्ट लीडर जो होते थे वो वेस्टर्न सूट वूट पहना करते थे, पर गांधी जी उनमें से एक थे जो सिंपल धोती और अपना डांडी और जो अपना चश्मा था ये लेके चला करते थे। तो इस हिसाब से लोगों के मन में ये आने लग गया कि हाँ यार ये बंदा कुछ अलग ही है। तो ये लोगों से अच्छी तरीके से कनेक्ट हो पाए। इवन उन्होंने ये भी कहा था कि स्वदेशी मूवमेंट के दौरान जब 1921 से 24 के बीच में मूवमेंट चल रहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो उस टाइम पीरियड में स्वदेशी मूवमेंट भी चलाया गया। इसका मेन मकसद ये था कि हर व्यक्ति अगर क्या कहते हैं सेल्फ रूल चाहता है
मतलब वो ब्रिटिशर्स के कपड़े ना पहने तो अपना खुद का क्या कहते हैं कॉटन उगाए, मतलब उगा तो रही है, अपने खुद का कपड़ा बनाए। इसलिए चरखा उस टाइम पीरियड पे प्रतिदिन चरखा जो था वो चलाया करते थे। और इससे क्या हुआ, ये लोगों से, लोकल लोगों से कनेक्ट हो पाए, और इसीलिए चरखा जो था एक तरीके के सेल्फ रूल का एक सिंबल बना बाद में जाके। फिर बाद में हमने अपने फ्लैग व्लैग में इसको लगाने की कोशिश करी। इवन गांधी जी को बहुत सारे लोग मेरिकल पावर वाले व्यक्तियों में से बोला करते थे। उनका कहना था कि शायद से यही एक व्यक्ति हैं जो ऑफिशियल लोकल ऑफिशियल जो होते थे ना, उनको ओवर रूल, मतलब उनको पूरी तरीके से खत्म करने के लिए आए हैं। क्योंकि 1900 जब वो चंपारण के अंदर गए थे तो हमें बताया गया था कि चंपारण के अंदर जब मोतीहारी गांव में गांधी जी गए, आपने अगर मेरा पार्ट 2 देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से पहली बार किसी ब्रिटिशर्स को मना करना कि वो उसकी बात नहीं मानेगा, वो इतिहास में पहली बार हुआ था किसी ब्रिटिशर ऑफिसर को मना करना। तो इस हिसाब से लोग इन्हें मिरेकल कहने लगे। और दूसरा लोगों का ये मानना था कि इन्हीं के आने की वजह से इंग्लिश जो मोनार्की सिस्टम है वो पूरी तरीके से भाग गए। जो डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स हुआ करते थे वो गांधी जी को देख के भागने लग गए थे। तो जो लोग इनके फेवर में थे, लोग ऐसी कहानियां बनाने लगे थे, लोग ऐसे रूमर्स फैलाने लगे थे, जैसे कि हमने मंगल पांडे की क्रांति में देखा था कि लोगों ने शायद से रूमर फैलाया होगा। और फिर जो उनके क्रिटिसाइज करने वाले लोग थे उन्होंने कहा कि गांधी जी के भारत में आने की वजह से उनके जो घर हैं वो जानबूझ के टूट रहे हैं और उनकी जो फसलें वो जानबूझ के खराब हो रही है। तो कुछ लोग अच्छे थे, कुछ लोग बुरे थे, सब लोगों को अलग अलग तरीके से मानते थे। फाइनली क्या हुआ, नेशनल मूवमेंट जो था वो बहुत तेजी से आगे इसलिए बढ़ने लग गया क्योंकि जब तक गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर नहीं जुड़े थे, जब तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर देखे तो अमीर और लैंड ऑनर्स, बड़े बड़े जमींदार लोग ही हुआ करते थे। लेकिन फाइनली कांग्रेस के अंदर लोकल लोग भी जुड़ने लग गए। क्यों? क्योंकि गांधी जी के आने के बाद उनकी नई ब्रांचेस, कांग्रेस की नई ब्रांचेस इंडिया के दूसरे हिस्सों में भी बनाई जाने लगी। इवन उनकी जो ब्रांचेस थी ना कांग्रेस की, वो लिंग्विस्टिक बेस होने लगी कि अगर कोई केरला के अंदर कांग्रेस बना रहा है तो वो मलयालम भाषा में बात करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज बनाई जाने लगी कांग्रेस के टाइम पीरियड पे। और गांधी जी एक नेशनल लीडर ही नहीं बल्कि एक समाज सुधारक भी कहे गए थे। क्यों? क्योंकि वो पॉलिटिशियन के अलावा एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। कैसे थे? क्योंकि उन्होंने क्या कहते हैं सारे सोशल इवल्स को खत्म करने की बात करी, जैसे चाइल्ड मैरिज की और अनटचेबिलिटी की। उन्होंने इतना कह दिया था कि अपने कांग्रेस की सभा के अंदर कि भैया अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से खत्म करना पड़ेगा। इवन हमें कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर गरीब के निचले से निचले वर्ग को अपने कांग्रेस का पार्ट बनाना चाहिए। तो ये चीज सबसे अच्छी बात थी कि इन्होंने हिंदू और मुस्लिम की सद्भावना को एक साथ जोड़ने की बात करी। तो हमने मूवमेंट में देख लिया था उस टाइम पीरियड पे इन्होंने इतना तक बोल दिया था, समाज सुधारक थे, उन्होंने बोला क्लोथ जो है इंपोर्ट हो रहे हैं बाहर के इलाकों से, उसको खत्म करो। उनको खत्म कर दोगे तो आप पूरी तरीके से उनके जो इकोनॉमिक वो है ना उस पर चोट मार दोगे। तो ये एक सबसे अच्छी बात थी। ब्रिटिशर्स को पैसा जो मिल रहा था वो हमारे इंडिया से तो मिल रहा था और कपड़ों से, चीज़ों से, इन सब से मिल रहा था। और गांधी जी का कहना था इस चीज़ को अगर आपने खत्म कर दिया तो इसका मतलब ये है कि आप पूरी तरीके से अंग्रेजों को भगा पाओगे। तो इस तरीके से फाइनली अगर ओवरव्यू देखे गांधी जी का तो कुछ इस हिसाब से था कि वो 1915 में इंडिया के अंदर आए। उसके बाद 3 एपिसोड उन्होंने करे, 18 तक हुए ये। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया 1919 में। 1920 से लेके 1922 तक ये चलता रहा। इसी के बीच में एक नॉन कोऑपरेशन खलीफा मूवमेंट 1921 में था, वो भी हमने पढ़ लिया। फरवरी के अंदर चोरा चोरी कांड हो जाता है, इसी वजह से मार्च में उनको जेल में डाल दिया जाता है। इतना तो आपने पूरी स्टोरी अभी तक समझ ली होगी, है ना। तो मैं मेन पॉइंट कवर कर रहा हूँ और आपको समझ में आ रहा होगा तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसी लग रही है। चैनल अच्छा है तो ज्वाइन जरूर होइएगा हमारे साथ। फाइनली चोरा चोरी कांड के बाद उनको जेल में डाल दिया जाता है। जेल में डालने के बाद उनको कहा जाता है कि सजा कम हो सकती है तो कर देंगे। हुई सजा कम, क्योंकि गांधी जी को फरवरी 1924 के अंदर रिलीज कर दिया गया। कब रिलीज कर दिया गया? मात्र 1 साल के फरवरी में रिलीज कर दिया गया। अब देख सकते हो 22 में इनको पकड़ा था, है ना। 22 में चोरी चोरी कांड हुआ था, मार्च में पकड़ा था और फरवरी 1924 के अंदर इनको रिलीज कर दिया गया। और जब फरवरी 1924 के अंदर इनको रिलीज कर दिया गया तो गांधी जी उस टाइम पीरियड में किसी भी पॉलिटिकल एजेंडे में या किसी भी चीज के अंदर एंट्रेंस नहीं करना चाहते थे, क्योंकि 1924 में 2 साल बाद जेल आए और 1928 में उन्होंने दोबारा रीथिंक होने की सोची। यानी कि 1924 से लेके 1928 के बीच में इस समय गांधी जी कहीं नेशनल मूवमेंट में बहुत कम दिखाई दिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पीरियड पे 2 ऐसे मूवमेंट थे, जैसे कि आपको पता होगा 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में कि साइमन गो बैक नारा चलाया गया था। साइमन गो बैक, बाल गंगाधर तिलक जी इसी में मारे गए थे, है ना। साइमन गो बैक का नारा लगाया गया था। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में अलग वीडियो में बता सकता हूँ। क्लास 9th में साइमन गो बैक आपने पढ़ा होगा। उस टाइम पीरियड पे एक बरदौली मूवमेंट चल रहा था, बरदौली सत्याग्रह चल रहा था। उसमें हमारे क्या कहते हैं द आयरन मैन ऑफ द इंडिया, आपके क्या कहते हैं
सरदार वल्लभ भाई पटेल ये थे साथ में। गांधी जी इन दोनों मूवमेंट में शरीक नहीं हुए थे, जबकि गांधी जी को होना चाहिए था। ये 1924 से 28 के बीच का ही समय था, लेकिन गांधी जी ने इन दोनों मूवमेंट को अपनी सिर्फ ब्लेसिंग दी कि आप करते रहिएगा। देन फाइनली गांधी जी को इतना लंबा समय हो गया, 28 के बाद गांधी जी ने सोचा कि नहीं, अब हमें सभी लोगों को साथ जोड़ने की जरूरत है और अब दोबारा से हमें एक सत्याग्रह चलाना पड़ेगा। एंड दिस इज कॉल्ड द 7वीं अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबियंस मूवमेंट। सभी को बताना है कि भाई किस तरीके से अब क्रांति को आगे लेके जाना है। तो इसीलिए दिसंबर 1929 के अंदर कांग्रेस का सेशन चल रहा था। कांग्रेस का एक एनुअल सेशन होता है हर साल, अलग अलग जगहों पे होता रहता है, आज की डेट में भी होता रहता है। तो एनुअल सेशन होता था, उस समय कौन सा हुआ था आप ये देख सकते हैं, ये वाला सेशन था। तो इस टाइम पीरियड पे 43वां था, ठीक है ना। वैसे तो बहुत सारे होते हैं सेशन, मैंने बहुत सारे निकाले हैं, लेकिन ये अप्रैल वाला, लाहौर वाला, ये कलकत्ता वाला, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ पे ये क्या कहते हैं, लाहौर में हुआ था। और 1929 कांग्रेस के सेशन में अब यहाँ पे बदलाव हुए, क्योंकि गांधी जी एक्टिव नहीं है, पर गांधी जी को पता तो सारी चीजें है ना। इसमें क्या दो बदलाव हुए, नंबर 1, जवाहरलाल नेहरू जी को कांग्रेस का एक तो चेयरमैन बनाया गया, सबसे इंपॉर्टेंट बात, युवा नेता को बनाया गया। दूसरा, उसी टाइम पीरियड पे पूर्ण स्वराज की मांग हुई। पूर्ण स्वराज याद करिए, अभी तक ये लोग कह रहे थे कि डोमिनेंट स्टेटस होना चाहिए। डोमिनेंट स्टेटस का मतलब होता है थोड़ा बहुत अंग्रेज लोग चलाते रहेंगे, थोड़ा बहुत हम लोग चलाते रहेंगे, लेकिन अब इन लोगों ने कहा नहीं, हमें चाहिए पूर्ण आजादी, हमें चाहिए फुल इज्जत। तो इसलिए पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में स्टार्ट होने लग गई। और कब स्टार्ट होने लगी, जब नेहरू जी की एंट्री होती है। तो इसकी वजह से इन लोगों ने 26 जनवरी 1929 के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया। याद होगा आज की डेट में हमारा जो स्वतंत्रता दिवस होता है वो 26 जनवरी को ही मनाया जाता है, लेकिन 26 जनवरी 1930 के दिन हमने पहला स्वतंत्रता दिवस बनाया था, जब हमारा देश आजाद भी नहीं था और हम लोगों ने अपना झंडा फहराया था। अब झंडे का आप इवैल्यूएशन दे सकते हैं, 1906, 7, 17, 21, 31 और 47 हमारा झंडा किस किस प्रकार से बदलता चला गया। और हमने झंडे का स्ट्रक्चर आज ये रखा है, पहले ये था, फिर ये था, फिर ये था। मतलब जब 1931-30 वाला टाइम पीरियड होगा तो झंडा या तो ऐसा होगा या तो कुछ ऐसा होगा, लेकिन इस टाइम पीरियड पे ये वाला झंडा नहीं था हमारे पास, ये हम 1931 में लेके आए थे। तो ये झंडे का वो है कि किस किस टाइम पीरियड पे आया, तो इतना थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 26 में क्या हुआ कि यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और आपको पता है कि हमारा देश का संविधान जो था वो 26 नवंबर 1949 में पूरा हुआ था, लेकिन हमने उसे जानबूझ के 26 जनवरी 1950 में ही लागू करा था, क्योंकि 26 जनवरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेट थी। तो इसीलिए ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी और यहाँ पे फिर हमने इसको मनाया। और देन फाइनली हम लोगों ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के मनाने के बाद हम एक आंदोलन छेड़ेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड नमक आंदोलन, यानी कि सॉल्ट मार्च। और ये हम स्टार्ट करेंगे। और सॉल्ट मार्च के लिए हमने क्या कहते हैं, वायसराय, उस समय भारत के जो लॉर्ड इरविन थे, उनको पहले से ही बता दिया था कि हम आपका एक लॉ तोड़ने वाले हैं। अब कानून तोड़ने वाले हैं, भले बोल के तोड़ रहे हैं। पहले तो मतलब डरते थे लोग, क्या कहते हैं, ब्रिटिशर्स से। अब तो बोल के मतलब कह के ले रहे हैं कि भाई अब तो क्या कहते हैं, हम आपसे नहीं डरने वाले हैं। तो इस हिसाब से इन्होंने क्या कहा, साबरमती से जर्नी स्टार्ट होगी और लास्ट में एंडिंग पॉइंट दांडी होगी। तो दांडी यात्रा इसलिए कहा गया, इस दांडी यात्रा को 12 मार्च को शुरू करा गया, ठीक है, और 6 अप्रैल को पूरा करा गया। लगभग क्या कहते हैं, ये जो मार्च थी ये 3 हफ्ते तक चली, है ना। अब इसमें कितने किलोमीटर चले ये जरूरी था, कितने दिन चले ये जरूरी था। आई थिंक 240 किलोमीटर की यात्रा हुई थी और 24 दिन तक ये यात्रा हुई थी। तो एग्जैक्टली क्या है वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि कितनी यात्रा हुई, कैसे यात्रा हुई, क्या यात्रा हुई, ठीक है। वो मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, ठीक है, वो मैं आपका वेट करूंगा। अब यहाँ पे ये सॉल्ट मार्च तोड़ दिया गांधी जी ने। जैसे तोड़ा, ये न्यूज पूरी तरीके से वायरल हो गई। मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर, ये सब तो था ही नहीं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि उस टाइम पीरियड में ब्रिटिशर्स जो न्यूज़पेपर थे, मैगजीन जो थे, उस टाइम पीरियड पे वहां पे टाइम्स पत्रिका जो थी, टाइम्स मैगजीन, उस टाइम्स मैगजीन में गांधी जी के चर्चे छपने लग गए। और इसी वजह से ये चीज बहुत ज्यादा वायरल हो गई। इतने सारे लोगों ने नमक आंदोलन तोड़ दिया, बोल के मतलब आंदोलन तोड़ा। कम से कम इसको खत्म करने के लिए 60,000 लोगों को फिर दोबारा मार्च 1930 के अंदर उनको क्या कर लिया गया, फिर दोबारा क्या कहते हैं, उनको पकड़ लिया गया और 60,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया। इवन इंक्लूडिंग गांधी भी उसमें होंगे ही होंगे, बिल्कुल 200% फैक्ट बात है। तो गांधी जी देख रहे हो कितनी बार जेल जा रहे हैं आपके लिए। ऑफकोर्स फिर दोबारा जेल गए वो। और यहाँ पे जो सॉल्ट मार्च था वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए था, नंबर 1 फायदा यह था कि महात्मा गांधी का अटेंशन वर्ल्ड लेवल पे बढ़ पाया, वर्ल्ड लेवल पे लोग इनको जान पाए। दूसरी बात, ये पहला नेशनल ऐसा मूवमेंट था जिसमें वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा देखा गया। इवन इससे पहले पार्टिसिपेशन हुए थे पर वुमेन्स का पार्टिसिपेशन नहीं था, पर इसमें वुमेन्स का पार्टिसिपेशन ज्यादा था। तीसरा सबसे अच्छी बात ये थी कि दे वुड हैव शेयर सम पावर विद द इंडियंस। और ये बोला गया कि तीसरा कि इसी टाइम पीरियड के अंदर ब्रिटिशर्स ने कहा कि ठीक है, अब हम आपके साथ कुछ
साझेदारी की बात कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत आपको पावर दी जा सकती है। पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे हैं, पूर्ण स्वराज नहीं मिलेगा पर कुछ मिल सकता है, क्योंकि आपको पता है कि गांधी जी को तो जेल में डाल दिया गया है। और इसी टाइम पीरियड पे हुआ आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर 1930 में हुआ था, लेकिन ऑफ कोर्स गांधी जी जेल में थे, इसलिए उस टाइम पीरियड पे रेमनसे मैकडोनल्ड इनका नाम था। और उस टाइम पीरियड पे और भी लोग थे, क्योंकि उस टाइम पे कई नेता 7 अवगत में भाग लेने के कारण जेल में हो गए थे, इसलिए पहला जो गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हुआ था वो कामयाब नहीं हुआ। देन फाइनली अगर हम बात करें तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जनवरी 1931 में गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया था, मतलब 30 पे पकड़ा जेल में और फिर दोबारा रिहा कर दिया कुछ टाइम के बाद। तो उसके बाद क्या कहते हैं, फिर दोबारा क्या कहते हैं सम्मेलन होना था। पहले 1931 के अंदर जो लॉर्ड इरविन वायसराय थे उनके साथ एक समझौता हुआ। ये समझौता हुआ कि गांधी ने इरविन ने बोला कि आप ऐसा करिए कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सॉल्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसे बंद कर दीजिए। बंद कर देंगे तो आप लोगों के जितने भी प्रिजनर्स हैं हम उनको जेल से निकाल देंगे बिना किसी ट्रायल के। तो वो तो बहुत बड़ी बात थी। तो ये हो गया और उसके बाद गांधी जी को भी आजाद कर दिया गया। फिर गांधी जी जाते हैं गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, और यहाँ पे गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जब जाते हैं 7 सितंबर 1931 में सॉरी। तो इस टाइम पीरियड पे क्या हुआ कि लंदन में ये हुआ, लगा कि वो हमें कुछ देंगे, कुछ समझाएंगे, और उस टाइम पीरियड पे लोगों को ये भी फील होने लगा कि शायद से अब क्या कहते हैं हमें आज़ादी मिल ही जाएगी। लेकिन फिर दोबारा यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बातचीत नहीं हो पाई ढंग से। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि हर किसी की अलग डिमांड थी। जैसे कि गांधी जी कह रहे थे कि कांग्रेस को मैं क्लेम करता हूँ और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पूरी तरीके से पूरे भारत का रिप्रेजेंटेशन करती है, जबकि मुस्लिम लीग के लोगों का ये कहना था कि नहीं, यहाँ पे ये मुस्लिम के बारे में नहीं सोचते और मुस्लिम जो है वो उसका नेतृत्व करने वाली पार्टी मुस्लिम लीग है। और दूसरे जो हमारे लॉयर थे बी आर अम्बेडकर, उन्होंने आर्ग्यू करा कि सही मायने में जो कांग्रेस पार्टी है वो लोएस्ट कास्ट निचली जात के बारे में कुछ सोचती ही नहीं है। दैट इज वाई ऐसा बोला जाता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था वो फ्लॉप हो गया और गांधी जी को खाली हाथ वापस आना पड़ा। अब यहां से कहानी जो थी आगे बढ़ेगी, कहानी आगे बढ़ेगी। आगे क्या होता है, क्यों कामयाबी नहीं मिल पाई, मैंने टाइमलाइन के ऊपर फोकस ज्यादा करा है, उसके हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे और छोर आपको सारा समझ में आता रहेगा। अभी हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से भारत छोड़ो आंदोलन की तरफ आगे बढ़ेंगे और फिर 1947 के अंदर पूरी कैसे आज़ादी मिलती है उसकी तरफ वीडियो के अगले पार्ट में जिक्र करने की कोशिश करेंगे। वीडियो का अगला पार्ट लास्ट पार्ट होगा, ठीक है। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। आई होप आप सभी को थोड़ा बहुत कंटेंट समझ में आया होगा, ठीक है। सो इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। चैनल अच्छा लगता है तो जरूर जुड़िएगा और हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ऊपर जरूर फोकस करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। दिस इज इट इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।